गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारा आज का जो टॉपिक है क्लास 12 का वो है बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता। तो जैव बायोडाइवर्सिटी ये दो इस शब्द का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, बायो माने जैव और डाइवर्सिटी माने भिन्नता या विविधता, मतलब पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवन की जो विविधता है, मतलब जितने तरह की विभिन्नता, तरह तरह के जीव जंतु पशु पक्षी पौधे जो पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। और जैव विविधता क्या है? सजीव संपदा है और जिसका विकास लाखों वर्षों के बाद होता है। बहुत समय लगा है जो आज की जो भी हम लोग जीव जंतु देखते हैं अपने आसपास में या पृथ्वी के जिस भी भाग में, उसको इस फॉर्म में आने में माने लाखों वर्षों का समय लग चुका है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो जैव विविधता शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है प्रसिद्ध एंटोमोलॉजिस्ट माने होता है कीट विशेषज्ञ, ठीक है, या कीट वैज्ञानिक। क्या नाम है उनका? डॉक्टर E.O. विल्सन। ठीक है। प्रसिद्ध जो आपके एंटोमोलॉजिस्ट हैं माने कीड़ा विशेषज्ञ या कीट वैज्ञानिक है E.O. विल्सन। इन्होंने 1986 में जो है ये शब्द जैव विविधता, ये शब्द को प्रतिपादित किया था। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख लें कि जैव विविधता की परिभाषा क्या हो सकती है कि आबादी, प्रजातियां, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाली विविधताओं को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। मतलब इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द वेरिएशंस माने विभिन्नता, वेरिएशंस फाउंड अमॉन्ग पॉपुलेशन, स्पीसीज, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाल से अंडरलाइन किया है। किसको किसको अंडरलाइन किया है? देखो, आबादी, प्रजातियां, समुदाय और पारिस्थितिकी। ठीक है। दैट इज पॉपुलेशन, स्पीसीज, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। ठीक है। तो आबादी, प्रजातियां, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन देखने को मिलता है। किस तरह से? थोड़ा सा देख ले। आबादी में एक ही प्रकार के प्राणी वर्ग तथा वनस्पतियां पाई जाती है। प्रजाति माने जिसको कि स्पीसीज कहते हैं, प्रजाति में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के प्राणी वर्ग तथा वनस्पतियां पाए जाते हैं। समुदाय माने क्या होता है? एक ही स्थान पर कई प्रकार की आबादियों का समूह, उसको हम लोग समुदाय कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र माने क्या जानते हो? कि पूरे समुदाय जिसमें सजीव और निर्जीव, ठीक है, पूरे समुदाय तथा निर्जीव वस्तुओं के साथ माने उनका जो इंटर रिलेशन है, एक दूसरे में पर जो डिपेंडेंस है, दोनों जो एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, माने उसको क्या करे, दोनों के बीच जो संपर्क है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है। तो ये चारों में जो भी विभिन्नता देखने को मिलती है उसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के प्रकार किस तरह के हैं। तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी के मेनली 3 तरह के क्या प्रकार देखने को पाते हैं। एक है आपका आनुवंशिक जैव विविधता, जिसको कि इंग्लिश में जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर है आपका प्रजाति विविधता, इंग्लिश में स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। और थर्ड है पारिस्थितिकी विविधता, जिसको कि इंग्लिश में इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। तो पहला हम लोग जान ले आनुवांशिक जैव विविधता। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि विश्व में विभिन्न प्रजातियां हैं। ठीक है। तो प्रत्येक प्रजाति में जीव संबंधित ही क्या है? वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं। तो किसी भी लक्षण में उपस्थित विविधता का वो भाग जो आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न होता है,
ठीक है, किन कारणों से उत्पन्न होता है? जीन के कारणों से, आनुवांशिक कारणों से जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिक विविधता केंद्रों में जीनो, क्रोमोसोम और द्रव्य जीन माने होता है, यहाँ पर देखो मैं लिखी हूं प्लाज्मा जीन्स। ठीक है, ये प्लाज्मा जीन्स का इंपॉर्टेंस है। तो इन तीनों में जो भी आपका डिफरेंस होता है उसके कारण क्या होती है? आनुवांशिक विभिन्नता तैयार होती है, क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, और आनुवांशिक विविधता जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत कर रही है। जीव समूहों और पारिस्थितिकी व्यवस्था में जब परिवर्तन होने लगता है तब आनुवांशिक विभिन्नता एक ऐसी क्षमता उत्पन्न करती है जिससे जैव विविधता पुनः अपना मौलिक रूप धारण कर लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता मतलब होता है स्पीसीज। ठीक है, तो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी माने क्या होता है? देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है कि जीवित प्राणियों में जो विविधता देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जीवित प्राणियों में आप लोग जानते हो कि विविधता विद्यमान है, जिसे प्रजाति विविधता कहते हैं। भूतल पर प्रजाति विविधता हर जगह एक नहीं है, कुछ क्षेत्रों में विविधता अधिक है तो कहीं कम है। जहां पर देखोगे तापमान और आर्द्रता दोनों ही ज्यादा है, वहां पर जैव विविधता अधिक देखने को मिलता है। खास करके कहाँ पर? भूमध्य रेखा के आसपास के स्थानों में, और जहां पर बहुत ठंड होती है या बहुत गर्मी होती है वहां पर क्या होता है? जैव विविधता कम देखने को मिलेगी। जैसे आप ग्रीनलैंड में चले जाओगे या आर्कटिक में चले जाओगे, ठीक है, या साइबेरिया में चले जाओगे, या सहारा मरुभूमि बहुत गर्मी है वहां भी चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? जैव विविधता बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विविधता। थर्ड वाला हमारा क्या है? पारिस्थितिकी विविधता, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, पारिस्थितिकी विविधता, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक वास, पारिस्थितिक प्रणाली के प्रकार, प्रक्रिया के मध्य अंतर आदि को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह का एक पृथक पृथक पद्धतियां होती है ना? तो इसके चलते क्या होता है कि विभिन्न जैव विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, और अलग अलग पृथ्वी पर जो उपस्थित पारिस्थितिकी तंत्र है उसको 4 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे वन पारिस्थितिकी माने फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तृणभूमि पारिस्थितिकी माने ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम माने मरुभूमि पारिस्थितिकी, जल भाग की पारिस्थितिकी मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसको भी हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम माने मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, और खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र माने सलाइन या मेराइन वाटर इकोसिस्टम, इस तरह से, है ना? तो इनमें जो भी विविधता को देखने को मिलती है पूरे इकोसिस्टम में, जब ऊर्जा प्रवाह में भिन्नता दिखाई पड़ती है तो इसका मतलब कि जैव विविधता, ऊर्जा प्रभाव में अगर भिन्नता दिखाई देगी तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? जैव विविधता पर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कॉम्पोजिशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता का गठन। कॉम्पोजिशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का गठन। ठीक है, तो मतलब क्या क्या जैव विविधता में आते हैं? तरह तरह के जो जीव जंतु हैं। अगर हम लोग देखें जो हमारे जीव जंतु हैं उसमें से मैक्सिमम जीव जंतु क्या है? अमेरुदंडीय प्राणी है, माने जिनका मेरुदंड नहीं है, वर्टेब्रल कॉलम नहीं है। तो 70% जो है अमेरुदंडीय प्राणी आते हैं, जिसमें आपका बैक्टीरिया, वायरस, एल्गे, प्रोटोजोआ, फंगस, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। फिर आपके कीड़े मकोड़े, ये मेरुदंडीय में ही आएंगे। कीड़े मकोड़े हैं, मछलियां हैं, पक्षी हैं, ठीक है,
ये सारे आएंगे। फिर स्तनपायी प्राणी, तो ये स्तनपायी प्राणी पशु पक्षी जिनमें मेरुदंड होते हैं, मेरुदंडीय जो प्राणी है वो 30% के लगभग आते हैं। तो दोनों मिला करके क्या होता है, जैव विविधता का गठन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जैव विविधता का देशीय वितरण। मतलब होता है देशीय वितरण माने होता है क्षेत्रीय वितरण, यानी स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि वर्ष भर अधिक तापमान और पर्याप्त वर्षा जहां पर होती है वहां पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। और ऐसा क्षेत्र कहाँ है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, तो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण बढ़ने पर, उच्च अक्षांशों पर जाने पर प्रतिकूल जलवायु एवं हिम क्षेत्रों के विस्तार के कारण जैव विविधता धीरे धीरे कम हो जाती है। यूरोप में भी क्या है, शीतोष्ण जलवायु है, इसलिए वहां पे जैव विविधता क्या होती है, कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अमेज़न के वनों में प्रति हेक्टेयर 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कम स्थान में अधिक प्रजातियों के पाए जाने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेगा जैव विविधता या अति जैव विविधता। तो ताप और वर्षा देखो, ताप और वर्षा कहाँ अधिक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेगा बायोडाइवर्सिटी यानी अति जैव विविधता। ठीक है, पृथ्वी में टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटी केंद्र हैं, जिसमें से 2 जो है कहाँ पर है, अरे पूरे पृथ्वी में 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं, जहां पे भारत का स्थान क्या है, 10वां है। इसमें मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, इक्वेडर, जायरे, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया ये आता है। ठीक है, अब मैं एक प्रश्न यहाँ पर लिखी हूँ, देखो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता की संपन्नता का क्या कारण है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता की संपन्नता का क्या कारण है, क्यों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो पहला कारण क्या है कि सबसे बड़ा कारण है उच्च तापमान और आर्द्रता, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। दूसरा कारण क्या है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक स्थिर है। ठीक है, इस कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जीवों को एक स्थान पर ही अधिक दिन तक रहने की सुविधा मिलती है। शीतोष्ण क्षेत्र में क्या होता है, शीतोष्ण क्षेत्र की जलवायु में अनेक बार परिवर्तन हुआ है, इस कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अगला जो कारण है वो क्या है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जीव बहुत दिनों तक एक ही स्थान पर रहते हैं और वे पर्यावरण का अनुकूलन कर लेते हैं, पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, तो अधिक देर तक वो क्या होते हैं, बड़े हो सकते हैं। ठीक है, माने टेम्परेचर वहां पर ज्यादा हो जाता है और क्या होता है, प्रजातियों की उत्पादकता अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक कीट पतंग पाए जाते हैं, पैरासाइट्स माने पराजीवी जो रोग फैलाते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर किसी एक जाति की प्रधानता नहीं होती है, विभिन्न तरह की प्रजातियां जो है एक ही स्थान पर मिलते हैं। आप लोग देख रहे हो ना कि हमारे यहाँ पे अभी जो हाल ही में कोरोना वायरस फैला है, भारत में ही सिर्फ इसका कितना 143 है ना, 143 तरह के कोरोना वायरस सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। तो ये जो है ये यूरोप से बहुत ज्यादा है। यूरोप में या चीन में जो पाया गया है वो वहां पे इतने तरह के वायरस वहां पे नहीं फैले हैं। तो बिकॉज ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर ये क्या होता है, उनकी विविधता बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या है कि जैव विविधता का माप, मेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे कि जैव विविधता का माप,
हाँ, जैव विविधता को देखो मापने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। यहाँ पे एक है अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। अल्फा विविधता क्या होती है? अल्फा विविधता अंतर्गत हम इसको क्या लाते हैं कि एक ही स्थान की सभी प्रजातियां आती हैं। बस एक ही स्थान पर वास करने वाली जो सभी प्रजातियां हैं वो अल्फा डाइवर्सिटी में आती है। बीटा विविधता या बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है कि एक स्थान से दूसरे वास स्थान का आना जाना इसमें सम्मिलित है। 1 मिनट। अच्छा, बीटा विविधता माने क्या होता है कि बीटा विविधता माने एक वास स्थान मतलब एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट का आना जाना। जब एक स्थान से दूसरे स्थान में वे आते जाते हैं ना, तो उनमें कुछ क्या होता है, चेंजेस होता है, उसको हम लोग क्या में लाते हैं, बीटा विविधता। गामा विविधता क्या होती है? विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वास स्थान में प्रजातियां के बदलाव की दर को हम लोग गामा विविधता कहते हैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न क्षेत्र में निवास स्थान में प्रजाति के बदलाव की दर, ठीक है, निवास स्थान में जो प्रजाति के बदलाव का जो दर होता है उसको हम लोग गामा डाइवर्सिटी या गामा विविधता से नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है हॉटस्पॉट्स। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिट गया है, मैं लिख दे रही हूँ ठीक से। ये होगा आपका हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हिंदी में कहते हैं जैव विविधता के संवेदनशील स्थल। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके उच्च माध्यमिक के माने प्रश्न पत्र में इससे मोटा मोटी 2 नंबर का प्रश्न रहता ही रहता है कि हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में, जहां उन्होंने स्पष्ट किया था कि स्थानीय जातियों माने होता है एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज। अच्छा, उन्होंने क्या स्पष्ट किया था, मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट किया था कि जहां स्थानीय जातियों की अनुपातिक दृष्टि से अधिकता पाई जाती है वहां उच्च दर से आवास में विनाश हो रहा है। मतलब कि जहां पर स्थानीय स्पीसीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन उनका आवास खतरे में है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं। मतलब संवेदनशील स्थल वो जगह है जहां स्थानीय और वैश्विक दृष्टि से संपन्न है, मतलब वहां अनेक पशु पक्षी मिलेंगे, लेकिन उसका जो आवास है, हैबिटेट है, वो खतरे में है। ठीक है, उसको हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं, संवेदनशील स्थल कहते हैं। विश्व में 25 हॉटस्पॉट है, ठीक है, जिसमें से 2 भारत में हैं। और भारत के 2 हॉटस्पॉट क्या हैं? पहला है पश्चिमी घाट, जिसका विस्तार श्रीलंका तक है, और दूसरा है पूर्वी हिमालय, जिसका विस्तार जो है म्यांमार यानी बर्मा तक है। इसमें क्या होता है, मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज रहते हैं। हाँ, वैसे जिनका विनाश हो रहा है, वैसे जो रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो लास्ट टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का ह्रास। ये क्या है? देखो, विश्व में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है और जीवन स्तर में सुधार के कारण क्या हो रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का भार अधिक बढ़ गया है।
ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों पे जो भार है किसकी, जनसंख्या की, वो बढ़ गई है। इसके चलते क्या हो रहा है, जनसंख्या तो बढ़ ही रहा है, और उस बढ़े हुए जनसंख्या का प्रेशर किस पर पड़ रहा है, हमारी प्राकृतिक संसाधन पर, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पर। और इससे क्या हो रहा है, विभिन्न भाग में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से ह्रास हो रहा है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को तो बहुत क्षति पहुंचती है। यह क्षेत्र विश्व के केवल 1/4 भाग पर स्थित है, परंतु यहाँ विश्व के 3/4 जनसंख्या निवास करती है। सोच लो, वर्तमान समय में उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों को सबसे अधिक खतरा है। यहाँ पर पृथ्वी की लगभग 80% प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके विनाश से जैव मंडल की भारी क्षति होगी। इनको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे अमेज़न के जंगल को क्या कहते हैं, पूरे विश्व का लंग्स कहते हैं। कहते हैं कि दे आर द, पृथ्वी का वो फेफड़ा है। वहां पे इतने घने जंगल है और उन जंगलों से ऑक्सीजन तैयार होता है, तो अमेज़न के जंगल को हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ। अच्छा, और इससे क्या होगा, जब वर्षा वनों या वनों की क्षति होगी, जैव मंडल की भारी क्षति होगी, तो क्या होगा, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, दावानल, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रजातियां प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित प्रदेशों में जैव विविधता में क्या होगी, बदलाव आता है। फसलों और कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, और इससे भी क्या होता है, आपका जो है जैव विविधता में असर पड़ता है ना, उस तरह के कीड़े तो मर जाएंगे। और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन्स और भारी विषैली जो धातुएं हैं और जो गैसें हैं, वो भी प्रजातियों को हानि पहुंचाते हैं। हाल ही में आपके जो ये मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, 3G 4G और अभी जो हाल में 5G निकला है, इससे क्या हो रहा है, पक्षियों के प्रजनन क्षमता पर बहुत अधिक असर पड़ रहा है। ठीक है, तो पक्षियों का स्पीसीज, अब बहुत एक सिंपल सा पक्षी है गौरैया, देखिएगा पहले जो वो दिखता था, आप लोग पता नहीं देखे भी होंगे, आपके मम्मी पापा जानते होंगे, गौरैया जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं, वो आजकल दिखता ही नहीं है। ठीक है, फिर ये जो नारियल होता है ना, पश्चिम बंगाल में आप लोग जहाँ रहते हैं वहां तो नारियल एक बहुत सारे लोग जानते हो, तो नारियल की भी प्रजाति क्या हो रही है ना, पहले से साइज छोटा हो गया है। किसके कारण, ये जो आपका जो मोबाइल का जो रेज होता है ना, उसका असर नारियल पर पड़ता है। तो इन सब जो भी हम लोग जो देखो तरक्की करते जा रहे हैं, डेवलपमेंट करते जा रहे हैं साइंस में, उसका इल इफेक्ट भी क्या पर पड़ता है, जैव विविधता पर उसका दुष्परिणाम हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो जीवों के अस्तित्व पर क्या हो रहा है, भारी संकट